उम्मीद है वो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। रामायण सर। हाँ, साथियों, इस सभा में उपस्थित डॉक्टर प्रोफेसर बजरंग बिहारी सर, गोपाल प्रधान सर और तमाम जो छात्र नौजवान यहाँ हैं उन सभी का स्वागत है। हम जिस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं अभी, और जो आपने विषय टॉपिक दिया हुआ है, और इसमें आपने कहा है कि ये एरा ऑफ लिटरेरी रेजिस्टेंस की बात आपने की है कि दलित लिटरेचर को आप एक लिटरेरी रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो दलित लिटरेचर है वह बेसिकली रेजिस्टेंस का ही लिटरेचर है, वह प्रतिरोध का साहित्य है। और जब भी आप देखेंगे कि जन आंदोलन होते हैं, मास मूवमेंट्स दुनिया में और भारत में भी, जब भी एक असर जन आंदोलनों का इफ़ेक्ट, प्रभाव पड़ता है तो साहित्य पे भी उसका असर पड़ता है। और जो दलित लिटरेचर है वो हमेशा से ही वो जन आंदोलनों के साथ ही आया है, मास मूवमेंट के साथ आया है। एंटी कास्ट मूवमेंट, डिग्निटी का मूवमेंट, समानता की बात, समता की बात करते हुए ही वो आया है। और इसमें सबसे जो बजरंग जी जिस बात को कह रहे थे कि उसका एक बड़ा पहलू है डिग्निटी का प्रश्न, सम्मान का प्रश्न। और आप पूरे इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो मैं ज़्यादा दूर नहीं, अगर हम भक्ति आंदोलन को भी देखें तो जो भक्ति आंदोलन में ऐसा लगता है कि पहली बार कास्ट का सवाल, जाति का सवाल, जाति के सवाल पर जो भेदभाव हो रहा है वो सवाल भक्ति मूवमेंट में, भक्ति आंदोलन के दौरान साहित्य के सेंटर, केंद्र में आया था। हम कबीर का लिटरेचर देखते हैं, कबीर ने जिस तरीके से जाति के खिलाफ बोला, जिस तरीके से उन्होंने धार्मिक जो डॉगमेटिज्म है, कट्टरता है, और एक एंटी कास्ट कह सकते हैं, बराबरी, इंसानी बराबरी की बात जो कबीर ने एक रेवोल्यूशनरी तरीके से उठाई, उसके पीछे भी वही समय था कि जब मिडिवल पीरियड में कह सकते हैं कि जब जनता का धर्म डिसाइड हो रहा था, आम जनता अपने अपने बिलीफ्स को लेकर जब ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी, तो उसमें आप देखिए तो रामानंद का भी संप्रदाय है, राम जो आजकल आप देख रहे हैं, शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, तो उसको भी लोगों ने चुना, लोगों ने निर्गुण ब्रह्म की बात की, ब्रह्म की बात की। तो और उस आधार पर एक कह सकते हैं कि जाति विरोधी आंदोलन उसमें दिखता है। उसके बाद आप आइए, बाद में जो हमारा पूरा रेनेसांस का समय है, जिसमें फूले को आप ले लीजिए महाराष्ट्र में, उन लोगों ने भी जब जो आंदोलन शुरू किया उसके भीतर भी एक जाति विरोधी तत्व मौजूद है। और वहीं से जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, उसमें एंटी कास्ट मूवमेंट और एंटी कास्ट लिटरेचर के बीज फूले के आंदोलन में दिखते हैं। और जैसा सर ने कहा, बजरंग सर ने, कि अंबेडकर का जो मूवमेंट था, बाबा साहब अंबेडकर का जो पूरा आंदोलन था, वह आंदोलन महाराष्ट्र में मराठी दलित लिटरेचर को प्रवोक करने के काम आया। यानी वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो सामाजिक बराबरी, राजनीतिक अधिकार की बात बाबा साहब ने उठाई, और उसका असर जाहिर है कि मराठी लिटरेचर पर पड़ा। और जो गैल्वनाइज हुआ, जो जाकर तेज हुआ दलित पैंथर मूवमेंट के साथ, और दलित पैंथर मूवमेंट की हिस्ट्री देखेंगे तो जितना भी मराठी में जो रेवोल्यूशनरी दलित लिटरेचर लिखा गया है, चाहे वो नामदेव ढसाल हों, चाहे वो अर्जुन डांगले हों, कौशल्या वैसंत्री हों, और बहुत सारे एकेडमिशियंस उसमें से निकल के आए, सुखदेव थोराट हों, राजा ढाले, मतलब तमाम तरह के लोग हैं जो वहाँ से निकल के आए थे। उसका असर हिंदी पट्टी में, खास करके उत्तर प्रदेश में, और आपका ये जो रीजन है पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में इसका असर जो आया, वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ साफ तौर पर कि वो कांसी राम के मूवमेंट के साथ साथ आया। उसका असर कितना उस पर था
लेकिन जो जन आंदोलन था, जो मैंने पहले कहा कि जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट बीएसपी मूवमेंट कह सकते हैं, या उसके थोड़ा पहले आरपीआई का जो मूवमेंट था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो मूवमेंट, उसके सहारे पूरे नॉर्थ इंडिया में दलित लिटरेचर की शुरुआत होती है। और यही वजह है कि जिस समय नॉर्थ इंडिया में कांसीराम का मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, उसी के साथ साथ आप देखेंगे दलित लिटरेचर भी आगे बढ़ रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन उसी दौर की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय। तो जो पूरा एक सिनेरियो हमारे सामने हिंदी दलित लिटरेचर का आता है, या जो पंजाबी में भी, वो लगभग उसी समय आया जिस समय कि ये मूवमेंट पूरे उत्तर भारत में काफ़ी उभार पर था, जिसका एक कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रयोग वो उत्तर प्रदेश में हो रहा था कांसीराम के जरिए, जिसका कि असर, राजनीतिक असर अगले सालों में हमने देखा, और वो फिर धीरे धीरे लहर अब उतार पे चली गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमेशा ही जन आंदोलन का साहित्य था। बिना दलित मूवमेंट के दलित लिटरेचर चल ही नहीं सकता। और आज जो हम देख रहे हैं, जो आज परिस्थिति हमारे सामने, जिस चैलेंजेस की बात हम कर रहे हैं, आज दलित मूवमेंट में ठहराव है एक तरीके का, तो आप देखेंगे दलित लिटरेचर भी ठहराव का शिकार है। और ठहराव ही नहीं बल्कि वहाँ विभ्रम का शिकार है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। यानी ये जो पिछले 10 सालों से जो असॉल्ट है, 10 सालों से जो ये कह सकते हैं कि एक सैफरन उभार पूरे भारत में है, जिसमें कि जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो वेदों के, शास्त्रों के, श्रुतियों के, स्मृति, मनुस्मृति के जो लोग सताए हुए लोग हैं, आज वो लोग उनका झंडा बुलंद कर रहे हैं। मतलब एक पूरी जो प्रक्रिया 25-30 सालों में चली, वो यू टर्न ले चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में दलित साहित्य खामोश है, आज खामोश है, और कह सकते हैं कि वो बोलने की स्थिति में नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए है, जैसा मैंने कहा, कि दलित मूवमेंट नहीं है, इसलिए उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आता हूं कि जो मैंने एक समानता बताई आपको, जो मैंने रखी कि कांसीराम के मूवमेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने दोस्त कम बनाए, दुश्मन ज़्यादा बनाए। इसी तरीके से जो हमारा जो दलित साहित्य था, खास करके हिंदी, मराठी का भी लगभग और हिंदी का, उन्होंने सबसे पहला जो डिमार्केशन, जो लाइन खींची, वो खींची मार्क्सिज्म के साथ, कि हमारा किसी के साथ भी हम जुड़ा हो सकता है, हम किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट के साथ खड़े नहीं होंगे। मार्क्सवाद के साथ हमारा कोई अलगाव नहीं है। और उन्होंने मार्क्सवाद और अपर कास्टिज्म, सवर्णवाद और मार्क्सवाद को एक साथ जोड़ दिया। कांसीराम ने भी अपने आंदोलन के शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश में ये कहा कि ये जो जो लाल झंडे वाले हैं, मार्क्सवादी हैं, वो क्या है, हरी घास के हरे सांप हैं। यानी वो कास्ट के भीतर छुपे रहते हैं। यानी सबसे तीखा, सबसे तेज और सबसे धारदार हमला अगर उन्होंने किसी पे किया तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे किया, उनके प्रैक्टिस पर किया। अब उसकी प्रैक्टिस की अपनी समस्याएं हैं, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा, वो एक अलग विषय है, उस पर बात हो सकती है, यहाँ हुई भी है। इसी टेफलास के हॉल में मैंने बात की थी पिछले साल, मुझे याद है। लेकिन उन्होंने दोस्त बनाने के बजाय, तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मार्क्स और अंबेडकर, ये दो अलग अलग पैरेलल, ये ऐसी राहों के राही बना दिए गए जो कभी मिल ही नहीं सकते, जो कहीं एक स्टेशन पर अंबेडकर और मार्क्स कहीं मिलेंगे ही नहीं। दो पैरेलल कभी न मिलने वाली राह के राही बना दिए गए। तो ये डिमार्केशन इन्होंने कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग, जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस हैं, जिनका मकसद है कि किसी भी तरह की समतावादी विचार को ख़त्म करना, किसी भी तरह के रेडिकल बराबरी के विचार को, लोकतंत्र के विचार को ख़त्म करना, जिनका मकसद है, उन्होंने कोई डिमार्केशन नहीं किया। उन्होंने अंबेडकर और मार्क्स में कोई भेद नहीं किया। जो असॉल्ट करने वाले लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस हैं, वो जानते हैं कि अंबेडकर और मार्क्स एक ही हैं। इसीलिए कोई मार्क्सिस्ट आज अगर जाके खड़ा होकर बोले कि मैं अंबेडकर पर बात करना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू के भीतर नहीं कर सकता है। आप जाइए
हिंदी डिपार्टमेंट्स में, किसी भी सोशल ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स में आप मार्क्स पर तो बात नहीं कर सकते, आप अम्बेडकर पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों एक ही हैं। मार्क्स पर बात करेगा तो भारत में अम्बेडकर पर बात करेगा ही करेगा लड़का, स्टूडेंट, और अगर अम्बेडकर पर बात करना चाहेगा तो उनको पता है, इसलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल डिमार्केशन नहीं करते, वो दोनों पर बराबर हमला करते हैं। इसलिए उन्होंने मीम और भीम दोनों को बराबर एक जगह पे खड़ा किया हुआ है, इसलिए वो तो अपने आप में क्लियर है। हमारे यहाँ क्लियरिटी, दलित लिटरेचर में क्लियरिटी नहीं रही। तो ये एक समस्या हमारे दलित आंदोलन में रही, और जैसे जो लोग दलित लिटरेचर को यहाँ बैठे हुए लोग जो फॉलो करते हैं, जो पढ़ते हैं, खास करके हिंदी दलित लिटरेचर को, हिंदी दलित लिटरेचर के पिछले 30-35 सालों का जो अगर आप देखेंगे, जो उनका कंटेंट है, जो उनका सब्जेक्ट है, उसकी तरफ इशारा किया बजरंग जी ने। सब्जेक्ट ये है कि दरअसल उनके सामने चैलेंज है, डिग्निटी का सवाल है। डिग्निटी का सवाल ये, उनके सामने क्या है, सरनेम की प्रॉब्लम है। हमारे दलित कहानियों में ज़्यादातर जो सवाल है वो क्या है कि भाई हमें हमारे सरनेम की वजह से एक्सक्लूजन किया जाता है, या फिर उनका सवाल ये है कि हमें दलित आईएएस अधिकारी है उसको सवर्ण आईएएस अधिकारी के बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। डिग्निटी का सवाल है। उसके सामने सवाल ये है कि हमें हमारी पहचान, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, जिससे अस्मिता शब्द बनता है हिंदी में, कि हमें हमारी पहचान क्यों नहीं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर पहचान तो है। आज उस पहचान के सवाल को भी हल कर दिया सत्ता ने, जो पावर में लोग हैं। आज आपके पास राष्ट्रपति आदिवासी है, पुराना राष्ट्रपति दलित था, आज आपके पास ओबीसी उपराष्ट्रपति है, आज आपके पास आप मिनिस्ट्री देख लीजिए, किसी भी समय से कहीं ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, प्रोमिनेंट पोस्ट पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या उनके पास कोई पावर है? क्या वो जिस डिग्निटी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्या वो डिग्निटी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो सिंबलिज्म की लड़ाई थी, जो प्रतीक की लड़ाई थी कि हमें दिखना है, हमें अपनी जगह पे दिखाई देना जरूरी है, तो वो तो जगह उन्हें दे दी गई, लेकिन जो अधिकार थे वो छीन लिए गए और लगातार छीने जाते जा रहे हैं। यानी आप इस बात को समझिए कि जो हमारा समाज है, जो भी दलित स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप अपने आसपास सर्वे कीजिए। मैं देखता हूँ एक जो भी पढ़ा लिखा दलित जो नौकरी पा जाता है, जो एक वेल ऑफ जिंदगी में चला जाता है, उसके सामने पहला सवाल ये है कि वो अपनी पिछली जिंदगी से पीछा कैसे छुड़ाए। तो दिल्ली में एनसीआर में मकान बनाते ही सबसे पहला काम वो करता है, अपने घर के बाहर एक अच्छा सा मंदिर बनवाता है संगमरमर के पत्थर का, ठीक है। अपना सरनेम बदलता है सबसे पहले, अपने सारे पुराने गरीब रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाता है पहले वो, और नए पड़ोसी, नए संबंध बनाने की कोशिश करता है। मैं दिल्ली में अपने एक ऐसे रिश्तेदार को जानता हूँ जिसने दिल्ली डीएसएसबी में नौकरी के बाद अपना सरनेम बदल लिया और उन्होंने अपना सरनेम रखा आनंद। तो आनंद साहब ने पहला काम यह किया कि अपने लड़की की शादी के लिए पंजाबी परिवार चुना, जाति छुपाकर। तो डिग्निटी का ये हस्र है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात अपने जीवन काल में कही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा निराश किसी ने किया है तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने किया। लेकिन क्या वजह है कि आप लिटरेसी रेट भी पहले से बढ़ा हुआ है, हायर एजुकेशन में पहले से दलित आगे ज़्यादा आ गए हैं, जेएनयू के डीयू के सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में दलित टीचर्स हैं, दलित प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक्स में सब जगह लोग हैं। लेकिन आज ये बात कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि हिस्ट्री में या जो मिथ है, हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें हमारे साथ क्या हुआ, हम कहाँ खड़े हैं। आज शंभूक नाम की कविता को लिख के दिखा दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू के भीतर पढ़ के रिसाइट कर दे, कोई दिखा दे। हिम्मत नहीं है आज किसी की। आज कोई पूछने वाला नहीं कि जिसका गुणगान हो रहा है, आज कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनका जो मिथ रचा गया है, जो कथाएं रची गई हैं उनके इर्द गिर्द, उन कथाओं में दलितों की स्थिति क्या रही है, अछूतों की स्थिति क्या रही है। शंभूक का वध, उसका क्यों शंभूक का वध क्यों किया गया था? क्योंकि वो एक
दलित होकर के वो वेद पाठ कर रहा था। उसका सच है नहीं है मैं नहीं जानता, मिथक की ही अगर बात हो रही है तो माइथोलॉजी में, मिथक में भी क्या हम अपने पूर्व, अगर आपको अपने पहचान की ही लड़ाई लड़नी है तो आप पहचान में तो ये संकट है कि आपके पूर्वज का गला काट लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आज वो कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने घरों में ये बात नहीं हो रही होगी, वो अपनी किताबें उन्होंने छुपा के रख दी होंगी, नहीं छुपाई होंगी, लेकिन ताकत नहीं है बोलने की, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आंदोलन के दौरान उन्होंने दोस्त बनाए ही नहीं थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब फासिज्म आता है, जब तानाशाही आती है, तो आपको अपने समान विचार के लोगों को, अपने जो लोग जिनके साथ आप एक कदम भी चल सकें, उन्हें आपको अपने साथ खड़ा करना पड़ता है, उन्हें अपने साथ लाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ, बल्कि जिनके साथ संवाद होना चाहिए था, जिनके साथ डायलॉग्स होने चाहिए थे, जिनके साथ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए थे, जिनके साथ हमें अपने स्ट्रेटजी पर बात करनी थी, हमने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें बुरी तरह से अलगाव में डाला। जहाँ तक बात यह है, शिकायतें बहुत सारी हैं। कहने वाले आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जिनकी बात आप कर रहे हैं उन लोगों ने क्या किया था। ये बात ठीक है कि जो हमारा प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, मैं बजरंग सर की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि प्रगतिवादी आंदोलन में जो हमारा प्रोग्रेसिव लिटरेचर था, या कहिए कि जो हमारा पुराना लेफ्ट मूवमेंट था, उसमें सब वो कोई बहुत ही रेडिकल ढंग से नहीं सोच रहे थे। वो इंडियन सोसाइटी के सवाल पर जाहिर है कि उनके समझदारी में एक मैकेनिकल समझदारी थी, एक यांत्रिक समझदारी थी। यानी क्लास कास्ट का जो कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट को उन्होंने शायद ठीक से नहीं एड्रेस किया। उनको जिसके बारे में इसका सबसे अच्छा जवाब अगर किसी ने दिया है तो अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में दिया। आप उसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन